नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 7 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और साथ ही साथ अपने एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ आज की क्लास में हम 7 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों करंट अफेयर की क्लास। तो कोशिश क्या करिए, आप सभी लोग डेली करंट अफेयर की क्लास को प्रॉपर फॉलो करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के न्याय मंत्री ले थॉन लॉन्ग ने भारत की यात्रा की। तो ये न्याय मंत्री हैं ले थॉन्ग लॉन्ग, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की है। तो ये किस देश के न्याय मंत्री, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, ये सारे देश जो है ये साउथ ईस्ट एशिया नेशन के कंट्रीज हैं, जिसमें से करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के ये न्याय मंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की है। तो इस दौरान जो है जो भारत के केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं दोस्तों, जिनका न्याय राज्य मंत्री हैं, जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला है, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने और साथ ही साथ जो वियतनाम के जो न्याय मंत्री हैं दोस्तों ले थॉन्ग लॉन्ग, उनके बीच में एक द्विपक्षीय बैठक हुई है। ये द्विपक्षीय बैठक का जो आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के दोनों पक्षों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी इसमें भाग लिया है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों जो ये विधि और न्याय राज्य मंत्री की भारत के और जो वियतनाम के जो न्याय मंत्री थे उनके बीच में जो द्विपक्षीय बैठक हुई है उसके प्रमुख बिंदुओं को हम थोड़ा सा देखते हैं, क्या बैठक के दौरान क्या बातें हुई हैं। तो यहाँ पे दोनों देशों के स्पेशली देखा जाए जो केंद्रीय विधि मंत्री हैं उन्होंने दोनों देशों के बीच में, ठीक है, यानी कि भारत और वियतनाम के बीच में जो पिछले 50 वर्षों से भी अधिक वर्षों का जो इन लोग के बीच में जो संबंध है, ठीक है, जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसका उन्होंने जो है घनिष्ठ जो मैत्रीपूर्ण संबंध उसका स्मरण किया। ठीक है, उसकी काफी सराहना की। और इतना ही नहीं, जो भारत की ईस्ट, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ध्यान रखिएगा पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी जिसको वर्तमान सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो है तब्दील किया और इसकी जो मुख्य भागीदारी होने के कारण वियतनाम की काफी प्रशंसा भी किया है। इसी दौरान दोनों पक्षों ने इस अवसर का उपयोग जो है विधि और न्याय के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के उपायों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए भी किया है। इससे क्या होगा, द्विपक्षीय संबंध एक व्यापक रणनीतिक भागीदार होने की स्थिति के अनुरूप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों पक्षों ने ज्ञापन समझौते पर, ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने सहित विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा को आगे बढ़ाने के बारे में आधिकारिक स्तर पर विचार विमर्श करने के लिए भी सहमत हुए। तो विधि के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ संबंधों को, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए और भी विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए अपने जो इतने पुराने, ठीक है, 50 वर्षों से भी अधिक जो घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध है उस संबंध को और मजबूत करने के लिए इन दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा विचार विमर्श किया गया है। बैठ करके इस बैठक के दौरान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है जो एक तरीके से योजना रणनीति पर जो है एक व्यापक चर्चा की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चूंकि बात कर रहे हैं वियतनाम की, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया का ये एक देश है, जिसकी जो है आप मैप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो सीमा है पूर्व की तरफ देखेंगे तो साउथ चाइना सी से लगती है, उत्तर की तरफ चाइना से, पश्चिम की तरफ लाओस और कंबोडिया से लगती है। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों, राजधानी वो हनोई है और यहाँ की जो करेंसी है वो वियतनामी दोंग जो है। प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वियतनाम के। आइए इसी के साथ कुछ और देशों के बारे में करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में था। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले देखा कि कनाडा की सरकार ने विदेशी श्रमिकों के लिए एक डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू किया है। तो किस देश की सरकार ने डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की है? तो कनाडा के सरकार ने किन के लिए? तो विदेशी श्रमिकों के लिए। वहीं अरब सागर में जो अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था बिपरजॉय, ठीक है, तो बिपरजॉय 2023, इस साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा
रखा गया था दोस्तों, तो ये बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। ध्यान रखिएगा, ये अरब सागर में आया था। भारत का जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है ये काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाले एलन टॉम कंपनी का संबंध जो है वो किससे है? तो ये फ्रांस की कंपनी है एलन टॉम, जो कि अभी यहाँ पे जो है 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी स्लीपर कोच वाली। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये करंट होने के साथ साथ आपका स्टैटिक्स पोर्शन भी है। ठीक है, हिस्ट्री में आप ध्यान रखिएगा, जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, विद्रोह से संबंधित। तो यहाँ पे संथाल विद्रोह की स्मृति में किस तारीख को हूल दिवस मनाया गया? तो हूल दिवस किस तारीख को मनाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। किस स्मृति में? संथाल विद्रोह की स्मृति में। ध्यान रखिएगा, ये मनाया गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, तो सी यानी कि 30 जून को मनाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक लड़ाई किया था दोस्तों आदिवासियों ने, और इस जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इस लड़ाई के दौरान जो आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया था, उस बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री जी ने हूल दिवस के अवसर पर एक ट्वीट किया। कब दोस्तों? 30 जून को। ठीक है, हूल दिवस मनाया गया। संथाल विद्रोह जिसका अर्थ होता है, जिसको हम हूल विद्रोह भी कहते हैं दोस्तों, इसका अर्थ होता है क्रांति। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये कब हुआ था? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि ध्यान रखिएगा उसके 2 साल पहले यानी कि 1855 में जो है ये जो है विद्रोह हुआ था। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, किसके शासनकाल में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी? 1855 में। इसका नेतृत्व जो किया था, ठीक है, ये संथालों के नेतृत्व में उपनिवेशों के खिलाफ एक संगठित युद्ध था, और जो ब्रिटिश और उनके सहयोगियों द्वारा उत्पीड़न के असंख्य रूपों और खिलाफ हुआ था। ठीक है, इस पूरे युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो 2 भाइयों सिद्धू और कान्हू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, और इस विद्रोह में लगभग 32 से अधिक जातियों और समुदायों की भागीदारी भी देखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है दोस्तों संथाल विद्रोह, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस विद्रोह को देखिए, ये जो विद्रोह हुआ था बहुत हरे भरे दामिन एकोह, ठीक है, ये झारखंड में एक क्षेत्र है, वहीं पे हुआ था। दामिन एकोह का अर्थ होता है पहाड़ियों का किनारा, ये झारखंड का एक क्षेत्र है, वहीं पे ये विद्रोह हुआ था। और हर साल देखा जाए झारखंड राज्य में जो है 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हूल दिवस मनाया जाता है संथाल विद्रोह की स्मृति में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन इसका नेतृत्व किया था। अब आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो ठीक है, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2000 किसने जीती है? 2023 ये जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपेन ने जो है इस ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। तो ये मौजूदा, ठीक है, फार्मूला 1 चैंपियन भी है दोस्तों मैक्स वर्स्टेपेन, और इन्होंने अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखते हुए ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब भी जीत लिया है। ठीक है, इस जीत से लगातार तीसरे विश्व खिताब के उनके प्रयास को और मजबूत कर दिया है। लगातार देखा जाए ये चौथी रेस के लिए पोल पोजीशन से शुरुआत करते हुए वर्स्टेपेन ने मौजूदा सत्र में अपनी लगातार 5वीं जीत, और 9 रेसों में इनकी कौन सी जीत थी दोस्तों? 7वीं जीत हासिल कर अपने दबदबे का प्रदर्शन किया। ध्यान रखिएगा, इनकी लगातार ये 5वीं जीत थी, और इसी के साथ साथ जो 9 रेस हुई है उसमें इनकी 7वीं जीत थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने अपना दबदबा मजबूत किया है। ठीक है, फार्मूला 1 चैंपियन के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, रेड बुल से ये संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे। जैसे कि आपको पता है सैफ कप को भारत ने फाइनली जीत लिया, यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023। ठीक है, इसका खिताब भारत ने जीता है। किसको हरा करके? तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें भारतीय पुरुष जो फुटबॉल टीम है उसने पेनाल्टी शूटआउट में कुवैत को हराया। ठीक है, 5-4 से हराया है। तो कुवैत को हरा करके भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। ये जो फाइनल मैच हुआ है दोस्तों, ये बेंगलुरु में हुआ है। किस स्टेडियम में हुआ है? तो श्रीकांती रावा स्टेडियम में फाइनल मैच का आयोजन किया गया है। वहीं बात करें भारत की यूकी भांबरी ने अपने दक्षिण अफ्रीकी जोड़ीदार लॉयड हैरिस के साथ स्पेन में मोलार्को टेनिस चैंपियनशिप का डबल का खिताब जीत लिया। ठीक है, अगला है दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो है स्टीव स्मिथ वर्ल्ड क्रिकेट में
पारियों के मामले में सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले ये दूसरे बल्लेबाज बने। ध्यान रखिएगा दूसरे बल्लेबाज है, क्योंकि अगर हम टॉप में देखें तो ये श्रीलंका के पूर्व कप्तान है दोस्तों कुमार संगकारा, उनके नाम जो है एक तरीके से सबसे तेज रन बनाने का रिकॉर्ड है, ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट में। ध्यान रखिएगा। अभी स्टीव स्मिथ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि स्टीव स्मिथ जो है वो किस देश के क्रिकेटर है, ठीक है, किस देश से संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले देखिए एक और भी न्यूज है जो है करंट से रिलेटेड कि भारत ने ईरान को हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती। तो देखिए एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को भी भारत ने जीत लिया है, ठीक है, ईरान को हरा करके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक 2023 में कहाँ होगी। जैसा कि आपको पता है एससीओ की 2023 की बैठक का अध्यक्षता किसने किया है दोस्तों, भारत ने किया है। अब प्रश्न पूछ रहा है अगले साल जो है इस बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा, भारत के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, चीन के द्वारा या फिर कजाकिस्तान के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, कजाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2023 में भारत दो सम्मेलनों की अध्यक्षता किया, एक तो आपका एससीओ का, दूसरा देखा जाए G20 का। यहाँ पे देखिए संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा को अपनाया, ठीक है, बैठक के दौरान। और ये 4 जुलाई को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी, ध्यान रखिएगा। और दिल्ली घोषणा के अनुसार देखा जाए, नई दिल्ली घोषणा जो कि एससीओ से संबंधित है, इसमें सदस्य देश एक एकीकृत सूची बनाने के लिए समान सिद्धांत और दृष्टिकोण विकसित करेंगे। एकीकृत सूची देखिए किससे किससे संबंधित होगी, एक तो आतंकवाद, ठीक है, अलगाववाद, चरमपंथी संगठनों से होगी, जिसकी गतिविधियां एससीओ सदस्य देशों के क्षेत्रों को प्रतिबंधित करती हैं, ठीक है, पर प्रतिबंधित करती हैं। सदस्य देशों ने अवैध दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि जो अवैध दवाओं की तस्करी होती है दोस्तों, उनको भी रोकने के लिए एक दूसरे के साथ मिल करके संयुक्त और संतुलित दृष्टिकोण पर बल देते हुए इसको रोकने का प्रयास करने के लिए या फिर इस तस्करी का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के साथ मिल करके सहयोग करने की बात की है। वहीं सदस्य देशों ने रासायनिक हथियारों के विकास पर भी रोक लगाने के लिए एक तरीके से, ठीक है, और उत्पादन, भंडारण और उसके उपयोग पर निषेध और उनके विनाश पर भी कन्वेंशन के अनुपालन का आह्वान किया है कि भाई जो रासायनिक हथियार का जो विकास हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, जो उसका भंडारण भी हो रहा है, उसका जो उपयोग हो रहा है, उसको रोक लगाने के, और ना सिर्फ रोक लगाने बल्कि उसका विनाश भी करने के लिए कन्वेंशन पे जो कन्वेंशन है उसका अनुपालन भी करना चाहिए। एससीओ सदस्य जो है देश जो है वो 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर भी सहमत हुए हैं। तो एससीओ ने 2024 को पर्यावरण वर्ष, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि एससीओ के सदस्य देशों ने किस वर्ष को पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए, तो 2024 को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो एससीओ के 2024 की बैठक की जो अध्यक्षता करेगा राष्ट्राध्यक्षों की, वो करेगा कजाकिस्तान, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए G20 से संबंधित है कि 2024 में, देखिए अभी एससीओ का देखा, अब G20 का देखते हैं कि G20 में जो है G20 की अध्यक्षता जो कि इस साल भारत कर रहा है, तो अगली साल यानी कि 2024 में कौन सा देश G20 की अध्यक्षता करेगा, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, देखिए इंडोनेशिया ने तो 2022 के G20 की अध्यक्षता की थी, ठीक है, भारत ने किया है 2023 की, और ब्राजील करेगा दोस्तों 2024 की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत अभी हाल ही में देखा जाए दोस्तों, स्टार्टअप 20 एग्रीमेंट के द्वारा एक स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है, ये गुरुग्राम में किया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ध्यान रखिएगा स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट शिखर सम्मेलन जो कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित किया गया था गुरुग्राम में, और इसी सम्मेलन का जब समापन हो रहा था तो उसी दौरान जो स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष हैं दोस्तों डॉक्टर चिंतन वैष्णव, उन्होंने आधिकारिक रूप से देखा जाए जो मसाल थी, जो लाइट थी, ठीक है, टॉर्च लाइट थी, उसको जो है ब्राजील को सौंपा, क्योंकि ध्यान रखिएगा ब्राजील जो है अगले वर्ष यानी कि 2024 को G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, ठीक है, इसीलिए मसाल जो है एक तरीके से आधिकारिक रूप से ब्राजील को सौंपा गया है। स्टार्टअप
स्टार्टअप 20 की बात किया जाए, इसके महत्व को रेखांकित करते हुए जो सऊदी अरब के जो प्रिंस है फहद बिन मंसूर, उन्होंने एक घोषणा किया है कि वर्ष 2030 तक स्टार्टअप इकोसिस्टम में $1 ट्रिलियन प्रति वर्ष की महत्वाकांक्षी राशि भी आवंटित करेंगे। ठीक है, किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा। चूंकि बात कर रहे हैं दोस्तों ब्राजील की, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी दोस्तों ब्रासीलिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ब्रासीलिया है। और ये देखिए ब्राजील का मैप है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कंट्री जो है इससे जो है 0 डिग्री होकर के गुजरती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है ब्राजीलियाई रियाल है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है लुइस इनसियो लुला डी सल्वा। ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े उसके पहले G20 से संबंधित कुछ और भी चीजें देख लेते हैं कि G20 अनुसंधान और नवाचार पहल शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है। वहीं भारत जैसा कि G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसके तहत जो है कारोबारी समूह की जो बैठक हुई है B20 वो गुजरात के सूरत में आयोजित की गई। तो कारोबारी समूह यानी कि बिजनेस 20 जो हुआ है ये गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? देखिए एससीओ से रिलेटेड एक और प्रश्न आ गया कि अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का एक नया सदस्य देश बना है। कौन बना है दोस्तों? ईरान बना है। ठीक है, ईरान जो कि पर्यवेक्षक देश था अब वो उसका परमानेंट मेंबर बन गया है। ठीक है, ईरान जो है अब एससीओ का जो है औपचारिक तौर पे पूर्ण सदस्य बन गया है। कौन दोस्तों? ईरान। और इसी दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, इन्होंने ईरान को ठीक है शुभकामनाएं दी है एससीओ का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अगर वर्तमान में देखा जाए तो एससीओ में 8 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन है दोस्तों? चीन है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है और 4 मध्य एशियाई देश है। कौन कौन? कजाकिस्तान है जो कि 2024 में एससीओ की कर रहा है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ये देश शामिल हैं। ठीक है, वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं। ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में एससीओ के सदस्य बने थे और एससीओ का जो गठन हुआ था दोस्तों ये वर्ष 2001 में हुआ था 6 सदस्यों के द्वारा। आगे जाकर के 2017 में भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके मेंबर बने थे। ठीक है, अब ईरान को लेकर के 9 सदस्य एससीओ में हो चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य जो है चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अजीत अगरकर को किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी इज करेक्ट आंसर, अजीत अगरकर। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के पूर्व तेज नहीं देखा जाए तो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, ये इनकी जो नियुक्ति हुई है दोस्तों वो चेतन शर्मा के द्वारा, जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उसके बाद जो है ये जो शिव सुंदर दास जो है अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बने थे, उसके बाद जो है इन्हें बनाया गया है। किसे दोस्तों? तो ये अजीत अगरकर को। यहाँ पे सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे के क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए अजीत अगरकर के नाम की सिफारिश की थी और ठीक है सिफारिश की थी। अजीत अगरकर की बात किया जाए दोस्तों तो इन्होंने विश्व कप के जो विश्व कप हुआ था 1999 में यानी कि 1999 में, 2003 में, 2007 में, उस वनडे विश्व कप के भारतीय टीम के ये हिस्सा भी थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ हम कुछ और भी नियुक्तियां देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी। जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध और निदेशक, ठीक है, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है देवदत्त चंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित है। वही हम लोगों ने देखा जाए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएफओ बने हैं, ठीक है, उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीएफओ के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कामेश्वर राव कोदवंती को नियुक्त किया गया है। वहीं देखा जाए संयुक्त राष्ट्र महासचिव दोस्तों क्या नाम है? एंटोनियो गुटरेस। उन्होंने चीन के आओलियांग जू को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार कर लीजिएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मेड इन इंडिया पहल के तहत अक्षर रिवर क्रूज का जो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो अहमदाबाद है वहां पे साबरमती रिवर फ्रंट पर मेड इन इंडिया पहल के तहत अक्षर रिवर क्रूज का क्या किया है दोस्तों? शुभारंभ किया है। और ये जो अक्षर रिवर क्रूज है इसको जो बनाया गया है अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोगात्मक प्रयासों से प्रदर्शित करते हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अक्षर रिवर क्रूज का देखिए उद्देश्य क्या इसे लॉन्च करने का? तो एक लोगों को, ठीक है, रिवर फ्रंट पर एक बेहतरीन सुविधा देने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो अक्षर रिवर क्रूज है दोस्तों, इसकी अगर क्षमता की बात किया जाए तो एक बार में जो है 125 से 150 लोगों को सुविधा पूर्वक ये क्या कर सकती है? रिवर फ्रंट का आनंद दिला सकती है। ठीक है, तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है अक्षर रिवर फ्रंट को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। यहाँ पे हम केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में और बातें कर लेते हैं। जैसे हाल ही में हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री और इनको एक और डिपार्टमेंट मिला है दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के हाथ में। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह है, इन्होंने, हमने देखा कि देश के पहले, ठीक है, सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से इन्होंने शिलान्यास किया। कहाँ पे? तो गुजरात के महसाड़ा के निकट। तो गुजरात में जो है भारत के पहले या देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा मो जंगल जामी योजना का आरंभ किया गया है? मो जंगल जामी योजना का आरंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों, मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के जो जिले हैं उसमें जो आदिवासी समुदाय रहते हैं, जो वनवासी रहते हैं, उनके जो वन के अधिकार हैं, उन वनों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो है योजना ये आदिवासी समुदाय और वनवासियों पर केंद्रित होगी। ठीक है, अगर ये योजना दोस्तों लागू हो जाती है, चूंकि अभी ये योजना लागू नहीं हुई है, तो अगर ये योजना लागू हो जाती है तो उड़ीसा जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यक्तिगत अधिकारियों के अतिरिक्त सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला ये भारत का पहला राज्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत अधिकारों के अलावा देखा जाए तो सामुदायिक वन अधिकारों को भी मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा दोस्तों? उड़ीसा बन जाएगा। अगर उड़ीसा की सरकार ने मो जंगल जामी योजना को अगर लागू कर दिया तो। ठीक है, इस योजना के उद्देश्य देखा जाए तो लाभार्थियों को उनके अधिकारों के अनुसार भूमि का स्वामित्व व वन संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर अनुसूचित जनजाति और वन क्षेत्र में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उड़ीसा में देखा जाए बड़ी संख्या में ऐसे गांव और अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिन्हें इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मो जंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार से संबंधित है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि किसको बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023? ये दिया गया है प्रिया एएस को। ठीक है, मलयालम साहित्यकार ही है और एक प्रतिभाशाली लेखिका है दोस्तों, प्रिया एएस। और इनको जो है मलयालम भाषा में जो प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनके किस उपन्यास के लिए? तो पेरू मज़यत्थे कुंजी थल्लुकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेरू मज़यत्थे कुंजी थल्लुकल जो उपन्यास है उसके लिए इनको जो है सम्मानित किया गया है, बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किया गया है। और इसी के लिए जो है, इसी उपन्यास के लिए इनको वर्ष 2020 में भी, ठीक है, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया था। ठीक है, जो इनकी उपलब्धि में एक नई, ठीक है, एक नई उपलब्धि जुड़ गई इसी के साथ साथ इस पुरस्कार के माध्यम से। यहाँ पे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो 2023 के साथ बाल साहित्य में प्रिया एएस की प्रतिभा और रचनात्मकता को एक बार फिर से स्वीकार किया गया। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? PM प्रसाद को किया गया है। वहीं कैरेबियाई प्रीमियम लीग का हिस्सा बनने वाली पहले भारतीय क्रिकेटर बनी है। कौन बनी है? श्रेयांक पाटिल बनी है। केंद्र सरकार ने नवनियुक्त नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। किसे किया है? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को किया है। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। वहीं हाल ही में गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट बनाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।